हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ वीना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के लास्ट चैप्टर के बारे में। जी हाँ, फाइंडिंग अप बिल्कुल लास्ट चैप्टर है पूरी बुक का और यूनिट का भी। लेसन नंबर 2 है, इसको खत्म करेंगे फटाफट से। वाइंडिंग अप होता क्या है? तो देखो, आपको सिंपल सी भाषा में समझना है कि वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि चीजें खत्म हो रही है। आपने बहुत सारी बुक में इस बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए कि कैसे हमारी कंपनी चालू होती है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, प्रमोटर कौन होते हैं, एओए एमओए का क्या रोल होता है, और एक टाइम पे आगे कंपनी बंद भी हो रही है। यानी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ देखें तो कंपनी जो है बिल्कुल खत्म हो रही है, तो उसी को हम वाइंडिंग अप बोलते हैं। और यहाँ पर जो बताया गया है कि दो एक्ट के बारे में बताया गया है, या तो कंपनी जो है अपने एक्ट के अकॉर्डिंग बंद होती है, और दूसरा क्या होता है, यहाँ साफ साफ लिखा भी है, देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, एक मिनट, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है बाइंडिंग अप अंडर दिस एक्ट। और या तो एक्ट के द्वारा बंद होगी, या फिर लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड, जो कि 2016 में इसकी अमेंडमेंट आई है। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक तरीके से हमारी जो कंपनी है वो बाइंड अप हो सकती है, यानी कानून की नजर के अकॉर्डिंग बंद हो सकती है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि दोनों में से एक चीज हो सकती है। उसके बाद आता है बाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बीच में क्या अंतर होता है। आपने डिसोल्यूशन वर्ड तो पढ़ा ही होगा, बट अभी यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि दोनों में क्या फर्क है। वाइंडिंग अप जो है वो प्रायर स्टेज है, जबकि डिसोल्यूशन फाइनल स्टेज है। यानी कि आपको इतना समझना है कि पहले क्या होता है, वाइंडिंग अप होता है, यानी कि कंपनी जो है वो वहीं की वहीं है, बट कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती कंपनी जो है किसी के साथ भी। तो वो क्या वाइंडिंग अप है। जबकि डिसोल्यूशन एक फाइनल स्टेज है, सारी एसेट्स वगैरह बिक जाती है, लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाती है, सारा सेटल डाउन हो जाता है, तो वो डिसोल्यूशन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, यानी कि वो कंपनी बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। तो दोनों ही बंद हो जाती है। फर्क क्या है कि जो वाइंडिंग अप है वो प्रायर स्टेज है, जबकि डिसोल्यूशन फाइनल स्टेज है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे, जो वाइंडिंग अप होती है वो एक लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी कंटिन्यू टिल इट्स कंप्लीट, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, देखो साफ साफ लिखा भी है कि वाइंडिंग अप के केस में क्या होता है, जो लीगल एग्जिस्टेंस होती है कंपनी की वो कंटिन्यू रहती है जब तक टिल इट्स कंप्लीट, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी कम्स टू एंड, जो हमारी कंपनी की एग्जिस्टेंस होती है वो भी खत्म हो जाती है। इन अदर वर्ड्स द नेम ऑफ द कंपनी गेट स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो इतनी बात आपको समझ आ गई जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है। मोड क्या होते हैं वाइंडिंग अप के, तो एक तो होता है कंपलसरी बाय द ट्रिब्यूनल, मतलब कोर्ट के द्वारा कंपलसरी जो है वाइंडिंग अप हो जाएगा। दूसरा लिक्विडेशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट, यानी कोई इंसान दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, या फिर बैंकरप्ट हो जाता है, उसके पास इतना भी पैसा नहीं है वो कि अपना कर्जा भी चुका नहीं सकता, तो इस अकॉर्डिंग 2016 के एक्ट के अकॉर्डिंग या तो लिक्विडेशन हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है, या फिर कंपलसरी बाय द ट्रिब्यूनल के यानी कोर्ट के द्वारा हो रहा है। तो इतनी बातें समझ आ गई कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है वाइंडिंग अप के बाय ट्रिब्यूनल, मतलब कोर्ट के द्वारा कौन कौन से सर्कमस्टांसेस बनते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लो, सफिशिएंट रहेगा। पहला होता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट में आता है हम लोगों का, जो भी हमारी यहाँ लिखा भी है, देखो मैं बता देती हूँ। फॉरेन स्टेट हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, है ना। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के साथ अगर हमारा है तो उस केस में भी जो है हमारी जो कंपनी है वो वाइंड अप हो सकती है। तीसरा क्या है, एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अंडर दिस एक्ट ट्रिब्यूनल इज ओपिनियन दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी हैज बीन कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। फ्रॉडुलेंट यानी फ्रॉड के केस में भी हो सकती है। और चौथा वाला जो है हमारा वो है, फोर्थ पॉइंट जो है वो रजिस्ट्रार वाला पॉइंट है। ठीक है, तो आपको सिंपल भाषा में शॉर्ट में ये समझना है कि या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, या फिर कोई कंपनी ने जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए हैं उसके केस में होगा, या फिर कोई दुश्मन वाली कंट्री से कोई जो ट्रांजेक्शन हो रही है उस केस में भी हमारा जो है वाइंडिंग अप हो सकता है, फ्रॉड का केस हो सकता है। ये सारे पॉइंट आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अंडर जस्ट एंड इक्विटेबल। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग रीड कर सकते हैं, मतलब लॉस हो गया, और दूसरा डेडलॉक इन मैनेजमेंट हो गया, फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्ट हो गया, लॉसेस हो रहे हैं कंपनी को हेविली, वो सारे पॉइंट हो गए। ये सारे आप रीड आउट कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप है, जिसमें एज पर सेक्शन 272 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कौन कौन जो है वो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से बोल सकता है कि जो कंपनी है वो बंद हो जानी चाहिए। तो सबसे पहला द कंपनी, कंपनी अगर बहुत सारे लॉसेस खुद झेल रही है तो उस केस में भी वाइंड अप हो सकता है। दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरीज में भी के द्वारा भी किया जा सकता है। और तीसरा होता है ऑल और एनी ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉजेज, इस क्लॉजेज में जो भी बताया गया, जैसे रजिस्ट्रार हो गया, या फिर एनी पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि कोई भी वाइंडिंग अप का सेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हो सकता है।
ठीक है, तो आपको सिंपली ये पढ़ लेना है और आपको समझ आ जाएगा कि रजिस्ट्रार जो है फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगेंगे वो 60 डेज के अंदर अंदर क्या होता है वो आरओसी के पास पहुंच जाने चाहिए और कंपनी को बताएं कि सारी की सारी डिटेल यहाँ बतानी पड़ेंगी। और पावर क्या है ट्रिब्यूनल की, ये आपको पता होनी चाहिए कि उसके पास कौन कौन सी पावर है कि कंपनी को जो अगर बंद कराना चाह रही है तो 272 पास होता है। और उसमें सबसे पहला है डिसमिस इट विद और विदाउट कॉस्ट। डिसमिस्ड में क्या होता है बेसिकली, डिसमिस इट में होता है बेसिकली कि कंपनी वो उसके बाद इतना राइट होता है कोर्ट के पास, वो ये बोल सकती है कि जी अब ये बंद नहीं हो सकती कंपनी, और भी रीजंस हो सकते हैं। और दूसरा मेक एनी इंटरिम ऑर्डर एज इट थिंक फिट। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है प्रोविजन लिक्विडेटर, यानी कि टिल द मेकिंग ऑफ द वाइंडिंग अप, जब तक हमारा वाइंडिंग अप नहीं होता तब तक हम कोई प्रोविजनल लिक्विडेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं, या तो खुद कर सकते हैं, कोर्ट के द्वारा हो सकता है। मेक एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप द कंपनी विद और विदाउट कॉस्ट, मतलब जो वाइंडिंग अप है उसका जो ऑर्डर है वो विद या विदाउट कॉस्ट भी हो सकता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, बाकी इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्शन फॉर फिलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, इसके पॉइंट्स भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं कि ये बताया गया है कि फिलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है। और उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड। ठीक है, तो इसके अंदर आता है आईबीसी कोड होता है 2016 लेट डाउन प्रोविजन फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कंपनीज पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज इंडिविजुअल टाइम बाउंड मैनर। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए, मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लो आप लोग कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए गए। कन्वेंज ऑफ बोर्ड मीटिंग बिठाना, ठीक है, जनरल मीटिंग हो गया, क्रेडिटर का अप्रूवल लेना। जो मेन मेन ब्लैक से लिखे हैं बस आप वो पढ़ लीजिए, बाकी अंदर का बना सकते हैं, ऐसे तो आपको इतना याद नहीं रहेगा एग्जाम तक। फिर मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ थोड़ा सा। फिर आता है हमारे जो लास्ट के प्रोसेस हैं वो बचते हैं कि प्रोसीडिंग बाय द लिक्विडेटर, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हो गया, और उसके बाद आता है हम लोगों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारा ड्यूटीज क्या बनती है लिक्विडेटर की। तो इसको पहले हम ऊपर वाले पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हमें एक एक चीज अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले आपको बस ये समझना होता है बेसिकली कि रेजोल्यूशन फॉर द प्रपोजल ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी शैल बी पास्ड। कि मतलब जो हमारी रेजोल्यूशन होता है उसमें ये प्रपोजल देखा जाता है। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन का, वो सब क्लॉज लगाए जाते हैं। और उसके बाद आता है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग होती है, फिर क्रेडिटर से अप्रूवल भी लिया जाता है कि जो हम वाइंडिंग अप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी पूछा जाएगा कि जैसे यहाँ लिखा भी है देखो, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द सेम, यानी अप्रूवल लेना पड़ता है उन लोगों से कि हम वाइंड अप कर रहे हैं और क्रेडिटर हमें उनका पैसा देना है। अगर वो ये बोल देते हैं कि हमारे पास, हमने बोल दिया कि हम अभी वाइंड अप करना चाहते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और हम फिर भी वाइंड अप करना चाह रहे हैं, वो तो पता ही है रीजन होंगे कुछ ना कुछ। तो 2/3 जो है वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो ही हम जो है वाइंड अप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्रेडिटर की उनकी मंजूरी होनी चाहिए। लिक्विडेटर जो है पब्लिक अनाउंसमेंट करता है, फिर सारे के सारे ये सारी बातें बताई गई हैं इसके अंदर। द पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी कॉल अपॉन स्टेक होल्डर टू सबमिट द क्लेम्स। हो गया, मतलब जो भी स्टेक होल्डर है उनको जो जो क्लेम करना है वो कर सकते हैं, उनके बैंक में जो है पैसे डाले जाएंगे, और भी जो ऑफिशियल गैजेट्स हो गए ये हो गया। और उसके बाद वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाएगा कि ये जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं वाइंड अप हो रही है। फिर प्रोसीडिंग बाय लिक्विडेटर होता है जिसमें रिपोर्ट तैयार करी जाएगी। रिपोर्ट के बाद जो होगा मेंटेनेंस ऑफ रजिस्ट्रार, यानी जो लिक्विडेटर है वो सारे काम कर रहा है, यानी कि रजिस्ट्रार, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्ट्रार भी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है, यानी कि सारे अकाउंट्स भी मेंटेन करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हर चीज बनाएगा, जिनको पैसा देना उनको दे भी देगा, एसेट एंड लायबिलिटी को कहीं ना कहीं सेटल डाउन करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर लिक्विडेटर की क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो सबसे पहले तो क्लेम्स है। क्लेम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बताया गया ही मे कॉल फॉर क्लेमर्स फॉर द एविडेंस, यानी कि पहला पॉइंट ये था। फिर वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम है, फिर लिस्ट होगी स्टेक होल्डर्स की, फिर पे मनी इनटू बैंक अकाउंट जो मैंने आपको अभी बता ही दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर लिक्विडेशन कंप्लीटेशन हो जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। और ये इतने सारे पॉइंट्स है। फिर है फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर होएगी, फिर फाइनल रिपोर्ट होने के बाद फाइनल रिपोर्ट सबमिट होएगी कहाँ पे, जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूटीज हैं ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, रजिस्ट्रार, बोर्ड या जो भी है। उसके बाद फिलिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल विद आरओसी, और ये हमारा यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। तो आपको मैं एक बार फिर से जो है फटाफट से बता देती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। इन शॉर्ट आप समझ लो कि जो हमारा लिक्विडेटर होता है कहीं ना कहीं उसका काम क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, कि भाई सबसे पहले क्या करे वो। तो सबसे पहले जो है बेसिकली, यानी कि क्रेडिटर से 2/3 का मैंने आपको बता दिया क्या था, वो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। बाकी पब्लिक अनाउंसमेंट होती है लिक्विडेटर के द्वारा कि 5 दिन के अंदर आप जो है कहीं ना कहीं क्या होगा, ये कंपनी जो वाइंड अप हो रही है, और 30 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट डिस्कस होएगी।
फिर वो मैंने आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट वाली बात बताई कि वो भी जो है मेंशन किया जाएगा वहां पे, कंपनी वाइंड अप हो रही है। आपको बस सिंपल भाषा में समझना है कि जितनी भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटी हैं, वो सेटल डाउन हो रही है, रिपोर्ट तैयार होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट ये भी बता दिया। ड्यूटीज में क्या आएगा, बेसिकली क्लेम वगैरह करेंगे जो भी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, लिस्ट बनेगी स्टेक होल्डर की, उनके जो पैसे हैं वो बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और भी जो बचता है वो उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर लिक्विडेशन कंप्लीट माना जाएगा और मीटिंग हो जाएगी। और मीटिंग होते ही यहाँ पर जो है सारे पॉइंट यहाँ बताए गए, देखो रिपोर्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बता दिया, और वही है क्लेम हो गया, जो जो क्लेम करने के लिए रह गए, स्टेक होल्डर की लिस्ट होगी, किस किस को देना है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, ये सारे वही पॉइंट्स है, मिन मिन पढ़ लो। और यही आपको वहां पे बना के लिखना है। फिर फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है। फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट है वो सबमिट होगी, ठीक है, सबमिट होगी। सबमिट होने के बाद फिलिंग द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल विद द आरओसी, यानी आरओसी को तो जरूर आपको कंफर्म करना ही होगा, लास्ट स्टेप जो है, उसके बाद कंपनी बिल्कुल ही वाइंड अप हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। सो यही था, बहुत सिंपल था, जो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है, शॉर्ट में ही बताया, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को सारा का सारा लेसन अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके बता। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मेरा चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।